हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बयाना। मैं अपने समाजशास्त्र के बीए पार्ट 3 के सभी बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो हमारे समाजशास्त्री हैबरमास का वैधीकरण का संकट नाम का टॉपिक है, लेजिटिमेशन क्राइसिस। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, हैबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए उन नव मार्क्सवादी विचारकों में से एक हैं जिन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को इस कारण स्वीकार नहीं किया कि राज्य द्वारा विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली वर्तमान कल्याण सुविधाओं के कारण पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न पुरानी आर्थिक समस्याएं अब प्रासंगिक नहीं रही हैं। इसके बाद भी हैबरमास के अनुसार राज्य के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र का संकट सांस्कृतिक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा है। ये विचारणीय प्रश्न है। अर्थव्यवस्था के प्रबंध के लिए राज्य को जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उन पर अधिक ध्यान न देने के कारण इससे सामाजिक एकीकरण से संबंधित समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। विशेष रूप से यह दशा सरकारी संस्थाओं के सामने एक बड़ी सीमा तक वैधता की कमी की संभावना को उत्पन्न कर देती है। इस दृष्टिकोण पर आधारित हैबरमास के ने उस प्रक्रिया अथवा क्रियाविधि का विश्लेषण किया जिसके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में हानिकारक सांस्कृतिक दशाएं पैदा होने लगती हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था के सिद्धांत तथा लकेसन के सांस्कृतिक आधुनिकता के सिद्धांत में वर्णित अनेक विचारों जैसे प्रतिमानात्मक एकीकरण, कार्यात्मक विभेदीकरण तथा संबंधों की पारस्परिकता की सहायता ली। इस दृष्टिकोण से वैधीकरण के संकट पर हैबरमास के विचारों को समझने से पहले हमें पार्सन्स के विचारों की पृष्ठभूमि को संक्षिप्त में समझना पड़ेगा। चलिए अब पार्सन्स के विचारों पर नज़र डालते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों के रूप में विभिन्न कर्ताओं की क्रियाएं अर्थपूर्ण रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 आधारभूत समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। इनका संबंध अनुकूलन, लक्ष्य की प्राप्ति, एकीकरण तथा आदर्श व्यवस्था के अनुरक्षण द्वारा तनाव की समाप्ति से होता है। इसी को पार्सन ने एजल प्रारूप कहा है। सामाजिक व्यवस्था की पहली कार्यात्मक आवश्यकता उसकी मूल्य व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा को बनाए रखना है, जिसको एल लेटेंसी कहते हैं, क्योंकि कुल मूल्यों के बिना व्यक्तियों के सुसंबद्ध सामाजिक व्यवहार करने की प्रेरणा नहीं मिलती है। दूसरी आवश्यकता साझा किए गए आदर्श नियमों की व्यवस्था के रूप में सामाजिक एकीकरण को बनाए रखना है। एकीकरण का संबंध कुछ स्वीकृतियों को प्रभावपूर्ण बनाकर लोगों की सामाजिक प्रत्याशाओं को पूरा करने से है। और तीसरी आवश्यकता अर्थात लक्ष्य प्राप्ति जी गोल अटेनमेंट का संबंध कुछ विशेष व्यवहारों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए एक विशेष दिशा का निर्धारण करना है। ठीक है, अंत में अनुकूलन आता एडेप्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक विशेष व्यवस्था में अपने पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता रहे, जिससे बाहरी दशाओं के प्रभाव से बचाकर इसकी रक्षा की जा सके। तो ये बात मैंने आपको बताई है पार्सन्स ने। और आगे थोड़ा सा और इसको स्पष्ट करते हैं। पार्सन्स के अनुसार इस अर्थ में वैधीकरण प्रतिमानात्मक व्यवस्था को बनाए रखने वाली उपव्यवस्था की वह उपज या परिणाम है जो लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित उपव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। इस विचार को एक सरल उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा सकती हूँ।
जैसा पार्सन ने समझाया है कि सरल अथवा आदिम समाज में जहाँ निर्णय की प्रक्रिया का उद्देश्य कुछ मूल्यों के बीच एकीकरण करना होता है, वहाँ उनके राजनीतिक संगठन का कार्य सदैव प्रत्यक्ष और आंतरिक होता है। राजनीतिक कार्यों तथा मूल्यों के एकीकरण के कार्यों में विभेदीकरण बढ़ जाने पर निर्णय की प्रक्रिया तात्कालिक आदर्श नियमों से संबंधित नहीं रह जाती है। एक बार जब समूहों के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए जटिल कार्यविधियाँ जैसे सौदेबाजी है, समझौता है, बहुसंख्यक वर्ग का प्रभुत्व जैसी दशाएं लागू हो जाती हैं, तब मूल्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केवल सरकार को ही उत्तरदायी ठहराना संभव नहीं जाता है। इसके विपरीत कुछ संस्थागत प्रक्रियाओं तथा उनके परिणामों के प्रति राज्य व्यवस्था की एक सामान्य सहमति की ही आवश्यकता रह जाती है। ठीक है। उपर्युक्त व्याख्या में मुख्य बात ये है कि पार्सन्स के अनुसार वैधीकरण का आशय किसी उपव्यवस्था द्वारा दिए जाने वाले परिणाम का एक विशेष रूप है। इसका संबंध इस प्रश्न से है, क्या कोई विशेष राजनीतिक व्यवस्था अपनी स्वयं की वैधता को सुरक्षित बनाए रख सकती है? यह प्रश्न इस दशा में अधिक महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को समर्थन देने के लिए व्यक्ति तैयार है अथवा नहीं है। तो ये विचार करना ज़रूरी है। वास्तव में यह एक ऐसी संरचना संबंधी प्रश्न है जिसका संबंध समाज की विभिन्न उपव्यवस्थाओं के बीच संबंधों की जो पारस्परिक अदला बदली है उससे जुड़ा हुआ है। पार्सन्स का विचार है कि इस मॉडल के आधार पर वैधीकरण तथा व्यवस्था की एकता से उत्पन्न परिणामों की भावी प्रकृति को सामान्य सामाजिक कारकों के संदर्भ में उसी तरह समझा जा सकता है जिस तरह सामान्य आर्थिक चरों के आधार पर समाज में रोजगार के प्रभाव और रोजगार के भावी स्तर की भविष्यवाणी आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसका तात्पर्य एक और निकलता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। प्रत्येक समाज को एक सुस्थिर सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य करने के लिए उपर्युक्त जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी, जो चारों समस्याएं का समाधान करना जरूरी है। इस प्रकार पार्सन्स के विचार से सामाजिक विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने की क्रियाविधि कुछ विशिष्ट उपव्यवस्थाओं के रूप में विभेदीकृत होने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आदिम समाजों में नातेदारी व्यवस्था की ही व्यक्ति की सामाजिकरण, राजनीतिक संगठन, उत्पादक कार्यों के बंटवारे तथा समूह के निर्णयों का आधार थी। उस समय ये सारे काम वहाँ का समाज ही करता था। समय बीतने के साथ साथ समाज की विभिन्न संस्थाओं, वर्गों तथा लोगों की भूमिकाओं में श्रम विभाजन बढ़ा। जब श्रम विभाजन बढ़ा तो इन सारी चीज़ों में परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए, मूल्यों के प्रति लोगों की निष्ठा को बनाए रखने के लिए एक नया धार्मिक नेतृत्व पैदा हो जाता है। समाज में एकीकरण के लिए अनेक नई वैधानिक संस्थाएं जन्म ले लेती हैं तथा भूमि का आर्थिक स्वामित्व राजनीतिक प्रभुत्व से अलग हो जाता है। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में विभेदीकरण की प्रकृति का उदाहरण देते हुए पार्सन्स ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आज अनुकूलन से संबंधित उपव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था से लक्ष्य प्राप्ति की उपव्यवस्थाएं, राजनीति से एकीकरण की उपव्यवस्थाएं, कानून व सामाजिक प्रतिमानों द्वारा स्थापित नियंत्रण से तथा मूल्यों के अनुरक्षण की उपव्यवस्थाएं अनेक सांस्कृतिक संगठनों से प्रभावित हैं। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब इसका मतलब है, इसका तात्पर्य ये निकल रहा है, जैसे जैसे विभिन्न उपव्यवस्थाओं में विभेदीकरण बढ़ेगा, विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी कुछ विशेषीकृत अभिकरणों अथवा माध्यमों को हस्तांतरित होने लगेगी।
क्योंकि कोई भी उपव्यवस्था स्वयं ही कार्यात्मक आधार पर आत्मनिर्भर नहीं होती। इसे कुछ कार्यों के लिए दूसरी उपव्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ ही प्रत्येक उपव्यवस्था से कुछ ऐसे सामान्यीकृत साधन उत्पन्न होते हैं जिनका संपूर्ण समाज में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था, जिसका संबंध अनुकूलन की उपव्यवस्था से है, मूल्यों के उत्पादन में विशेषीकृत होती है, लेकिन यह स्वयं इस बात का निर्धारण नहीं करती कि एक विशेष मूल्य का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। इस उत्पादित मूल्य का वास्तविक उपयोग उस क्षेत्र में होता है जिसमें इसका हस्तांतरण हो जाता है, अर्थात सरकार को दिए जाने वाले टैक्स, कंपनी के लाभ, मजदूरी अथवा घर की उपभोक्ता वस्तुओं आदि के रूप में ये सारी चीज़ें परिलक्षित होती हैं। इस प्रकार पार्सन्स ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक उपव्यवस्था का विश्लेषण उसकी विभिन्न आवश्यकताओं तथा दूसरी उपव्यवस्थाओं के लिए दी जाने वाली सेवाओं तथा परिणामों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। तो बच्चों, सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में इसी दशा को पार्सन्स ने संबंधों का विनिमय अथवा अदला बदली बताया है। तो इस तरह मैंने आपको पार्सन्स के विचारों से अवगत कराया। क्योंकि ये हैबरमास के विचारों को समझने से पहले पार्सन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने चर्चा की पार्सन्स के विचार पर, जो हैबरमास के विचारों से कोरिलेट हैं। कल हम हैबरमास के वैधिकरण के संकट पर जो दृष्टिकोण है हैबरमास का, उस पर चर्चा करेंगे। और यदि इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर या मेरे मोबाइल पर या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर चर्चा कर सकते हैं और मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू वेरी मच।